इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग टेस्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 82 से लेके 152 तक डिस्कस करेंगे। और जो अगला जो 20 क्वेश्चन है 82 से लेके 101 तक, वो हम लोग सोन नदी पे, सोन रिवर पे, इंडिया लेवल पे और बिहार के लेवल पे हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ सोन रिवर? निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहां है? एक मैकाल श्रेणी है, मध्य प्रदेश में हम लोग को मैकाल श्रेणी मिलेगी। मैकाल श्रेणी में अमरकंटक का पहाड़ है और इसी अमरकंटक का पहाड़ स्रोत है जहां से कि सोन नदी का उद्गम है, ओरिजिन है। मैप पे हम लोग देखते हैं, ये है आपका सोन नदी और यहीं पे है आपका अमरकंटक का पहाड़ जो कि मैकाल श्रेणी पे स्थित है, मैकाल रेंज पे सिचुएटेड है। सो अमरकंटक हिल्स ऑफ द मैकाल रेंज एंड दिस अमरकंटक हिल इज इन मध्य प्रदेश। सो लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ सोन रिवर? अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश में है ना। मैकाल की श्रेणी में अमरकंटक पहाड़ है और वहीं से सोन नदी का उद्गम स्थल है। 82 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 जाने से पहले जरा ध्यान रखिएगा कि सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, 784 किलोमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द सोन रिवर इज 784 किलोमीटर, जिसमें कि 500 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। 500 किलोमीटर तक ये मध्य प्रदेश में बहती है। 82 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में बहती है और बाकी 202 किलोमीटर झारखंड और बिहार में। सो द टोटल लेंथ ऑफ द सोन रिवर इज 784 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। वेयर इज कबरा खुर्द सिचुएटेड? काबरा खुर्द कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में, झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में काबरा खुर्द स्थित है। ये काबरा खुर्द, ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि काबरा खुर्द जो है ये सोन नदी पे स्थित है। एक ये टूरिस्ट स्पॉट है, आप देख सकते हैं, है ना। दो शब्द है खुर्द और कलान। फारसी भाषा में खुर्द को बोलते हैं बड़ा, खुर्द को बोलते हैं छोटा और कलान को बोलते हैं बड़ा। जब जो गांव एक ही नाम जैसा जो दो गांव हो और छोटा बड़ा हो तो उसको हम लोग काबरा खुर्द यानी छोटा और बड़ा गांव के नाम से हम लोग चिन्हित करते हैं। तो ये काबरा खुर्द जो झारखंड में है, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, ये एक पिकनिक स्पॉट है, एक ये टूरिस्ट स्पॉट है जो कि सोन नदी पे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 83, वेयर इज काबरा खुर्द सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन द पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये झारखंड के पलामू जिला में काबरा खुर्द स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय परंपरा में हम लोग ज्यादातर जो नदियों का नाम है वो फेमिनिन होता है, मतलब थोड़ा सा जनानी नाम जैसा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ नदी हैं जो कि मैस्कुलिन है, ऐसा लगता है कि किसी जेंट्स के, पुरुष के नाम पे रखा गया है। उसी पे क्वेश्चन नंबर 84 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज मैस्कुलिन नेम? निम्नलिखित में से किस नदी का पुरुष नाम है? तो सोन नदी भी एक पुरुष नाम है, दामोदर नदी भी एक पुरुष के नाम पे है और ब्रह्मपुत्र जो भी एक पुरुष का नाम पे है। तो 84 का सही ऑप्शन है डी। 84 का है सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85। बार बार कहते हैं कि जब भी नदी की बात करें तो उसका उद्गम से उसकी दिशा को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 यही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सोन रिवर फ्रॉम इट्स ओरिजिन? सोन नदी अपने उद्गम से किस दिशा में बहती है? तो उत्तर उत्तर पश्चिम में, उत्तर उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो 85 का है सही ऑप्शन ए,
नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए जरा मैप पे हम लोग देखते हैं, ये सोन नदी है, ये सोन नदी का उद्गम स्थल है और उद्गम स्थल से ये उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। फिर ये जो है आपका ईस्ट पूरब में टर्न करती है, पहले नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है, फिर ये पूरब की तरफ ईस्ट की तरफ बहती है और ईस्ट की तरफ बहती है तो ये आपका कैमूर श्रेणी है, ये कैमूर रेंज है और ये कैमूर रेंज के पैरेलल समानांतर ये बहती है। तो सोन नदी अपने उद्गम स्थल से नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट मूव करती है, फिर ईस्ट मूव करके ईस्ट टर्न करके पूर्व दिशा में टर्न करके ये कैमूर रेंज के कैमूर श्रृंखला के समानांतर पैरेलल चलती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये ईस्ट जब सोन नदी ईस्ट टर्न करती है, जब पूर्व दिशा में बहती है तो ये कैमूर श्रृंखला के पैरेलल समानांतर ये बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। सोन रिवर रन्स पैरेलल टू विच हिल्स? सोन नदी किन पहाड़ियों के समानांतर बहती है? तो जैसा हम लोग डिस्कस किए हैं कैमूर रेंज, कैमूर श्रृंखला। तो 86 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 87। जियोलॉजिकली यानी भूवैज्ञानिक रूप से पृथ्वी के नीचे से जब आपका पत्थर, जब आपका प्लेट बनता है तो जियोलॉजिकली द लोअर वैल्यू ऑफ सोन इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच वैली? भूवैज्ञानिक रूप से सोन की निचली घाटी किस घाटी का विस्तार है? तो ये नर्मदा घाटी का विस्तार है, नर्मदा वैली का विस्तार है। तो 87 का सही ऑप्शन है ए। मैप में देखिए, ये है आपका नर्मदा वैली, नर्मदा नदी का घाटी और यही आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ चलेंगे तो ये सोन नदी का घाटी हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये है नर्मदा और नर्मदा से पूरब चलेंगे तो ये सोन नदी का घाटी हो जाता है। तो वी कैन से दैट सोन वैली और द लोअर वैली ऑफ द सोन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द नर्मदा वैली। शुरू में जो सोन नदी का जो घाटी है ये कुछ और नहीं बल्कि नर्मदा घाटी का ही विस्तार है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे का कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन नंबर 88 भी इसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 88। जियोलॉजिकली कैमूर रेंज इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच रेंज? भूवैज्ञानिक रूप से कैमूर श्रृंखला किस श्रेणी का विस्तार है? तो वो है आपका विंध्या रेंज, विंध्य श्रृंखला। 88 का सही ऑप्शन है ए। इसको देखिए कैसे, ये है आपका विंध्या श्रृंखला और सोन नदी इसी के पैरेलल समानांतर चलती है, लेकिन ये कैमूर श्रृंखला आप देखिए ये विंध्या श्रृंखला का ही विस्तार है। जियोलॉजिकली कैमूर रेंज इज एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्या रेंज। अब भूवैज्ञानिक रूप से कैमूर श्रृंखला जो है विंध्या श्रृंखला का ही विस्तार आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88, जियोलॉजिकली कैमूर रेंज इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच रेंज? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्या रेंज। भूवैज्ञानिक रूप से कैमूर रेंज किस श्रेणी का विस्तार है? तो विंध्य श्रृंखला का। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सोन रिवर? सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। 89 का सही ऑप्शन है ए। 90, एट विच प्लेस सोन रिवर इज द वाइडेस्ट? सोन नदी किस स्थान पे सबसे चौड़ी है? ये देखिए, ये बिहार में सोन नदी है और सोन नदी इस तरह से ये पटना के तरफ मूव कर रही है, लेकिन सबसे चौड़ी ये डिहरी के पास है। ये नदी जो है सबसे चौड़ी है ना, सबसे चौड़ी ये डिहरी के पास है। तो इसी पे क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। एट विच प्लेस सोन रिवर इज द वाइडेस्ट? इट इज द वाइडेस्ट एट डेहरी, अबाउट 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के करीब ये चौड़ी है आपके डेहरी के पास। सोन नदी किस स्थान पे सबसे चौड़ी है? तो डेहरी पे है। तो 90 का है सही ऑप्शन ए। विच रिवर इज सेट टू फॉर्म द बॉर्डर लाइन बिटवीन भोजपुरी एंड मगही स्पीकिंग रीजन्स? ये क्वेश्चन जो है एक सांस्कृतिक आधार पे ये क्वेश्चन है
कि कौन सी नदी भोजपुरी और मगही भाषी क्षेत्र के बीच सीमा बनाती है। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का सीमा बनाती है। तो ये सोन नदी जो है ये भोजपुरी और मगही स्पीकिंग रीजन को, भोजपुरी और मगही बोलने वाले क्षेत्र को अलग अलग करती है। तो 91 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर बिल्ट ऑन सोन रिवर? डेरी, यस, ये सोन नदी पे बनी है। इंद्रपुरी बैरेज ये सोन नदी पे बनी है, और बनसागर डैम ये भी सोन नदी पे बनी है। डेरी बांध सोन नदी पे बनी है, इंद्रपुरी बैरेज सोन नदी पे बनी है, और बाणसागर बांध ये भी सोन नदी पे बनी है। तो 92 का है सही ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं डेहरी पे। डेहरी जो पहला डैम जो सोन पे बना था वो डेहरी पे बना था, और ईयर था 1873-74 में। तो 1873-74 में पहला बांध डेहरी पे बना था, सोन नदी पे पहला बांध डेहरी पे बना था 1873-1874 में। फिर अब हम लोग चलते हैं, दूसरा बांध जो बना था सोन नदी पे वो बना था 1968 में। कब बना था? 1968 में। ये कहाँ बना था? इसको हम लोग कहते हैं इंद्रपुरी बैरेज, और इंद्रपुरी बैरेज को हम लोग सोन बैरेज या सोन बांध भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? ये आपके रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये 1407 मीटर लंबी है, 1407 मीटर्स लॉन्ग। और ये कौन सी कंपनी बनाई थी? ये बनाने वाली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, HCC। ये कब बन के तैयार हुआ? तो बन के तैयार हुआ आपका 1968। दूसरा हो गया इंद्रपुरी बैरेज, ये भी सोन नदी पे है। और तीसरा जो बांध है वो है बाणसागर डैम, जो कि मध्य प्रदेश में है, और 2008 में ये बनकर तैयार हुई, कमीशन हुई। 93, इन विच पोर्शन ऑफ बिहार डू वी हैव द सोन ड्रेनेज सिस्टम? बिहार के किस हिस्से में सोन अपवाह तंत्र है? ये देख लीजिए, मान लीजिए बिहार है, तो बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग के मध्य भाग से ये सोन बहती है। यदि हम लोग इसको मैप पे हम लोग देखें, यदि हम लोग मैप देखिएगा तो चलते एक बार मैप देख लेते हैं, मैप में आपको क्लियर हो जाएगा। ये है आपका बिहार का दक्षिण पश्चिम भाग, साउथ वेस्ट पार्ट, और इसी के मध्य में यही सोन नदी है। ये है आपका सोन नदी, तो सोन नदी इसी के मध्य में बहती है। तो सही ऑप्शन सेंट्रल पोर्शन ऑफ साउथ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार, सेंट्रल पोर्शन ऑफ साउथ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 93 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 93 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज सोन रिवर फ्लोज? निम्नलिखित में से किस राज्य में सोन नदी बहती है? मध्य प्रदेश से बहती है, मध्य प्रदेश के बाद फिर ये उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश के बाद फिर ये झारखंड और बिहार में बहती है। तो याद रखिएगा 4 स्टेट में सोन नदी बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो मध्य प्रदेश में बहती है, झारखंड में बहती है, बिहार में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, और जो है 94 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। और टोटल जो सोन नदी की लंबाई है वो है 784 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये करीब 500 किलोमीटर बहती है, मध्य प्रदेश में ये 500 किलोमीटर बहती है, और उत्तर प्रदेश में ये करीब 82 किलोमीटर बहती है, उत्तर प्रदेश में ये करीब 82 किलोमीटर बहती है, और झारखंड और बिहार दोनों में मिलकर ये करीब 202 किलोमीटर तक ये बहती है। इस पॉइंट्स को याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 500 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, उत्तर प्रदेश में 82, और झारखंड और बिहार में 202 किलोमीटर ये रन करती है। टोटल लेंथ है सोन रिवर का 784 किलोमीटर, और 4 स्टेट में ये बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सोन रिवर?
इट फॉर्म्स अ बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड झारखंड, ये बिहार और झारखंड के बीच एक सीमा बनाती है, ये सही है। बिहार और झारखंड के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है। इट डिवाइड्स कैमूर हिल फ्रॉम नॉर्थ कोयल वैली, ये कैमूर पहाड़ियों को उत्तरी कोयल घाटी से विभाजित करता है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन बी सही है। द रिवर एंटर्स बिहार एस कोसडेहरा, ये नदी बिहार में कोसडेहरा में प्रवेश करती है, सी बी ऑप्शन सही है। द रिवर एंटर्स बिहार एट द बॉर्डर बिटवीन रोहतास डिस्ट्रिक्ट एंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, जब बिहार में ये एंटर करती है तो एक तरफ रोहतास जिला है, दूसरी तरफ गढ़वा जिला है, तो डी भी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही ऑप्शन ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 95 का सही ऑप्शन है ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 95 का सही ऑप्शन है ए बी सी और डी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का सही ऑप्शन है ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सोन रिवर, सोन नदी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए, हम लोग बात किए थे कि ये मगही और भोजपुर क्षेत्र, भाषी क्षेत्र को अलग अलग करता है। तो रिवर डिवाइड्स कैमूर रोहतास भोजपुर, ये जो एरिया है आपका भोजपुरी बोलता है, और औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना जो है मगही बोलता है। तो ये नदी इस क्षेत्र को अलग करती है ना, ट्रू है। ए ऑप्शन आपका सही है। ये नदी कैमूर रोहतास भोजपुर जिले को औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना जिले से विभाजित करती है, सही है। द रिवर मीट्स गंगा नियर मनेर, आज ये सोन नदी मनेर के पास गंगा नदी में मिलती है। और पहले इन द पास्ट द सोन रिवर यूज्ड टू ज्वाइन गंगा नियर फतुआ, पहले फतुआ के पास सोन नदी गंगा में मिलती थी। तो 96 का है आपका ए बी सी सही ऑप्शन डी, 96 का है डी, ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर, रिहांद सोन नदी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है, हाँ है। कन्हर है, हाँ है। नॉर्थ कोयल या उत्तरी कोयल है, हाँ है। तो 97 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, 97 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प। 98 चलते हैं। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो है आपका रांची के पठार में, रांची के पठार में नॉर्थ कोयल का जो है उद्गम स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। द ऑरिजिन ऑफ नॉर्थ कोयल इज इन रांची प्लेटो इन झारखंड, झारखंड के रांची के पठार में उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल है, इसीलिए 98 का सही ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 99, वेयर डज नॉर्थ कोयल ज्वाइन सोन रिवर, उत्तरी कोयल जो कि सोन नदी का एक सहायक नदी है, सोन नदी में कहाँ मिलती है, तो आपके झारखंड में ही जगह है हैदरनगर, तो हैदरनगर के नज़दीक या हैदरनगर के पास। 99 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 100, वेयर डज रिहांद रिवर फ्लोज, रिहांद नदी जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, कहाँ कहाँ बहती है, ये बहती है छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, ये बहती है छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में। 100 का सही ऑप्शन है ए और बी, 100 का सही ऑप्शन है ए और बी। इन विच स्टेट डस कन्हर रिवर फ्लोज, कन्हर नदी ये भी सोन नदी की एक सहायक नदी है, और कौन कौन से राज्य में बहती है, तो ये छत्तीसगढ़ में भी बहती है, झारखंड में भी बहती है और उत्तर प्रदेश में भी बहती है। तो कन्हर नदी छत्तीसगढ़ में बहती है, झारखंड में बहती है और उत्तर प्रदेश में बहती है, यानी क्वेश्चन नंबर 101 का सही ऑप्शन है डी सभी विकल्प। 10 क्वेश्चन नंबर 101 राइट आंसर इज डी ऑल द ऑप्शंस। चलिए बच्चों, अगला 10 क्वेश्चन हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस करेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर
102 102 which article mentions the calculation of the value of each MLA's vote in the election to the post of the President of India। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रत्येक विधायक के वोट के मूल्य की गणना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। कहने का मतलब है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए, किसी भी एमएलए का वैल्यू का मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो उस राज्य की जनसंख्या से, मीन्स पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स, कितने एमएलए की सीट है, इनटू डिवाइडेड फर्दर बाय 1/1000। तो ये कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला का कैलकुलेशन जिससे कि एमएलए के वोट का वैल्यू निकलेगा। हर एक स्टेट का अलग अलग राज्य का अलग अलग वैल्यू होता है। मध्य प्रदेश का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, सिक्किम का अलग है। तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द पॉपुलेशन, जनसंख्या, डिवाइडेड बाय कितने सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल 143, और इसको हम लोग बाय 1/1000 हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन जो है क्वेश्चन नंबर 102 में ये पूछा जा रहा है कि ये कौन से आर्टिकल में ये कैलकुलेशन दिया गया है। ये दिया गया है आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 में। तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही ऑप्शन है ए। 102 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 130, which census has to be taken for the population figures in the election to the President of India in 2022? 2022 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या के आंकड़ों के लिए कौन सी जनगणना को लेना है। देखिए संविधान में ये कहा गया है कि आप 1971 का सेंसस लेंगे, 1971 का जनगणना का डाटा लेंगे, और जब 2026 का जब जनगणना हो जाएगा तो 2026 का आप लेंगे। तो 103 का सही ऑप्शन है बी, पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 1971। अभी तक जो भी 2026 से पहले जो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें हम लोग को 1971 का डाटा लेना है, लेकिन 2026 के बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें जनसंख्या का डाटा 2026 का लेना है। क्वेश्चन नंबर 104 इसी पे है, which census has to be taken for the population figures in the election to the President of India in 2027? तो वो होगा पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2026। 2027 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या के आंकड़ों के लिए कौन सी जनगणना लेना है, तो 2026 की जनसंख्या जनगणना। तो 104 का है सही ऑप्शन डी। 105, why the provisions of the anti-defection law not applicable in presidential elections? ये दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान राष्ट्रपति चुनाव में लागू क्यों नहीं होते हैं। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब हम लोग को ये मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना व्हिप जारी करती है कि उनके सारे सदस्य जो हैं एमपी और एमएलए इन व्यक्ति को आप वोट दें, लेकिन ये राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लग पाता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव है इट इज़ बाय सीक्रेट बैलेट, द वोटिंग इज़ बाय सीक्रेट बैलेट। मतदान जो होता है गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो 105 का है सही ऑप्शन बी। 106, देखिए और सब इलेक्शन में जैसे एमपी का इलेक्शन हुआ, एमएलए का इलेक्शन हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन है, उत्तराखंड में विधानसभा इलेक्शन, पंजाब में विधानसभा का इलेक्शन है, गोवा में विधानसभा का इलेक्शन है। तो इसमें क्या है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में एक आपको क्रिटिकल कोटा लाना है, एक पर्टिकुलर कोटा ऑफ वोट्स लाना है। तो कैसे होता है? तो वैलिड वोट्स, जितना भी एमएलए एमपी का वैलिड वोट आपके पाले में गया, उस वैलिड वोट का मूल्य चुका जाता है। टोटल जितना, जैसे मान लीजिए 5000 वोट का वैल्यू निकला, एमएलए का अपना वोट का मूल्य होता है, एमपी का अपना वोट का मूल्य होता है। तो जितना भी वैलिड वोट्स हुआ, जितना भी मतदान हुआ, उसका वैल्यू निकाला जाता है, और वैल्यू का 50%
प्लस 1 ही क्रिटिकल कोटा होता है। यदि आप क्रिटिकल कोटा वो कोटा लेके आए तभी आपका अगला पारी चालू होता है कि वो आप क्रिटिकल कोटा लाएं और उसके बाद आप सबसे ज़्यादा हैं कि नहीं है। यदि आपके पास वैलिड वोट्स नहीं है, भले ही संख्या में सबसे ज़्यादा आपका वोट पड़ा, लेकिन मूल्य जो है, मूल्य जब कैलकुलेट किया जाएगा, वोट का वैल्यू जब कैलकुलेट किया जाता है और वो यदि क्रिटिकल कोटा से कम है तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 इसी पे है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ वोट्स टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सही आंसर है 50% ऑफ वैलिड वोट्स प्लस 1। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए आवश्यक वोटों का कोटा क्या है? तो वैध वोट, जितने भी वोट पड़े हैं उस वैध वोटों का मूल्य का 50% प्लस 1। तो 106 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 107 हम लोग बात की 106 में वैलिड वोट मतलब वैध वोट, यानी कितने वोट होते होंगे जिसको इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट भी कर देती होगी। तो क्वेश्चन नंबर 107 उसी पे है। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ द बैलेट पेपर्स इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्योंकि देखिए कौन कौन से ग्राउंड है जिससे कि आपका वोट रिजेक्ट हो सकता है। तो 2 कॉलम दिया रहता है बैलेट पेपर में, एक कॉलम कैंडिडेट का नाम और दूसरा कॉलम प्रेफरेंस, कि आप पहला प्रेफरेंस दे, दूसरा प्रेफरेंस दे, तीसरा प्रेफरेंस दे, इस तरह से। तो जब फिगर 1 यदि मार्क नहीं किया गया, एक पहला प्रेफरेंस देना कंपलसरी अनिवार्य है, तो यदि पहला प्रेफरेंस आप नहीं मार्क करते हैं तो वोट आपका जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो ए सही है। अच्छा, एक कैंडिडेट को ही आप पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी कि 5 कैंडिडेट खड़े हुए राष्ट्रपति के चुनाव में और सबको पहला पहला प्रेफरेंस देते चले, नहीं। यदि ऐसा करेंगे तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो फिगर 1 इज मार्क्ड अगेंस्ट द नेम ऑफ मोर देन 1 कैंडिडेट और इज मार्क्ड इन अ मैनर विच renders it doubtful as to which candidate it is intended to apply। करने का मतलब कि एक कैंडिडेट से ज़्यादा के नाम के अगेंस्ट में आप एक नंबर प्रेफरेंस दिए हैं तो इनवैलिड हो जाएगा, या इस तरह से एक नंबर बनाया है कि 2-4 कैंडिडेट का नाम के ऊपर आ गया हो, तो दोनों मीन्स इस केस में आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में भी आपका जो है वोट इनवैलिड होगा। तीसरा चीज़ है कि जब भी आप प्रेफरेंस लिखें वो वर्ड्स में ना लिखें, संख्या में लिखें 1 2 3, ये नहीं कि 1 के जगह WNE कर दे, 2 के जगह 2WL करे। तो यदि आप वर्ड्स में करेंगे तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। कहीं कहीं जो है पोस्टल बैलेट भी हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डालते हैं। मान लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, तो वैसे स्थिति में वो राजधानी या दिल्ली आके वोट नहीं दे सकते हैं, तो उनको पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। तो पोस्टल बैलेट में सिग्नेचर होता है कि हाँ भाई आप ठीक से उसको अटेस्ट किए, फिर यदि जेल अथॉरिटी है तो वो मार्क करते हैं कि हाँ भाई सही है। इस तरह का यदि पोस्टल बैलेट पूरा फॉर्म इनकम्प्लीट रहा, कंप्लीट रहा तो ठीक है, लेकिन पोस्टल बैलेट का फॉर्म यदि आधा अधूरा भरा गया है तो ऐसे स्थिति में भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो 107 का है ए बी सी और डी। 107 का है ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 107 हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मत पत्रों को अस्वीकार करने का क्या अधिकार है? आकृति 1 चिन्हित नहीं है, यदि सही नहीं है तो ये अस्वीकृत हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बी अंक 1 को 1 से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने चिन्हित किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में भी रिजेक्ट हो जाएगा। वरीयता शब्दों में चिन्हित है, मतलब आप जो प्रेफरेंस दे रहे हैं 1 के जगह 1, द के जगह 2, 3 त दीर्घिकार न ऐसे कर देंगे, तो ऐसे स्थिति में भी रिजेक्ट हो जाएगा। डी एक डाक मतपत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है यदि घोषणा पर मतदाता के हस्ताक्षर और मतपत्र के साथ प्राप्त सत्यापन प्रपत्र कागज इस तरह के प्रपत्र में निर्दिष्ट प्राधिकारी हो सकता है जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा विधिवत सत्यापित नहीं है, तो इनकम्प्लीट फॉर्म होगा, तो ऐसे स्थिति में भी आपका जो है वोट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 107 का सही ऑप्शन है ए बी सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। वेयर कैन द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट बी चैलेंज? राष्ट्रपति पद के चुनाव को कहाँ चुनौती दी जा सकती है? तो सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में ही
इसकी चुनौती दे सकते हैं। 108 का है बी। 109, इन विच आर्टिकल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति का उल्लेख आपका आर्टिकल 53 में किया गया है, अनुच्छेद 53 में किया गया। 109 का है बी। 110, क्वेश्चन नंबर 110, इन विच आर्टिकल इट हैज बीन मेंशन्ड दैट द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट? किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि संघ के जो रक्षा बल हैं किसका सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगा? कहाँ पे हम लोग को ये बात मालूम चलती है? तो ये मालूम चलती है अनुच्छेद 53 से, आर्टिकल 53 से। 110 का सही ऑप्शन बी। 111, इन विच आर्टिकल इट हैज बीन मेंशन्ड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी? कहने का मतलब है किस अनुच्छेद से हमको मालूम चलता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के या आपके संसद के, और साथ में संघ शासित प्रदेश। तो संघ शासित प्रदेश में दो संघ शासित प्रदेश है, एक है दिल्ली और दूसरा है पौंडीचेरी। किस अनुच्छेद में दिल्ली और पौंडीचेरी का नाम है? ये क्वेश्चन नंबर 111। तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55। तो 111 का सही ऑप्शन है सी और डी। 111 का सही ऑप्शन है सी और डी। अब हम लोग चलते हैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में, और आज का जो हमारा जिस पे कंसंट्रेशन है 10 क्वेश्चन, वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग उद्योग पे, इंडस्ट्रीज पे कंसंट्रेट किए हैं। तो आज हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे का इंडस्ट्रीज पे हमारा कंसंट्रेशन है। चलिए, Which of the following are the implementing agency of Prime Minister Employment Generation Program in बिहार? देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। उस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए बिहार में कौन कौन सी एजेंसियां हैं? तो पहला है आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिसको हम लोग KVIC कहते हैं। दूसरा है KVI बोर्ड इन बिहार, कहने का मतलब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, जिला उद्योग केंद्र। तो 112 का सही ऑप्शन है डी, यानी सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 113, वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट खादी शोरूम्स? बिहार सरकार खादी शोरूम बनाने की योजना कहाँ बना रही है? तो बना रही है गया में, बना रही है मुजफ्फरपुर में, बना रही है पूर्णिया में। 3 जगह बिहार सरकार योजना बना रही है कि यहाँ पे खादी का शोरूम खोला जाए। तो 113 का है ए, बी और सी। 113 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। 114, वेयर हैंडलूम हाट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? हथकरघा हाट कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो पटना में स्थापित हो चुका है। सो हैंडलूम हाट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट पटना। 114 का सही ऑप्शन है डी। 115, देखा गया है कि बिहार के कुछ क्षेत्र हैं जो कि निवेश के लिए काफ़ी आकर्षित क्षेत्र हैं, मैंने काफ़ी लोग उस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। तो कौन कौन सा क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 115 इसी पे है। As per government data, which of the following are the important areas of investment in Bihar? Food processing है, हाँ है, फूड प्रोसेसिंग है, प्लास्टिक है, रबर है। तो ऑल द ऑप्शन, सही ऑप्शन है 115 का डी, ऑल द ऑप्शंस। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में निवेश के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण है, प्लास्टिक है और रबड़ है। तो 115 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 115 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 116, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इन बिहार प्लेज अ पाइवटल रोल इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट? कहने का मतलब है कि बिहार में कौन सी एजेंसी है, यदि कोई बाहर से बिहार में निवेश करना चाहता है तो कौन
एक एजेंसी है जो कि उस तरह के निवेश को एक तो आकर्षित करेगी और जो भी उनको आधारभूत संरचनाएं में मदद चाहिए या कुछ और तरीके के निवेश करने में मदद चाहिए, एक संस्था के रूप में कौन सा वो एजेंसी सपोर्ट करती है। तो 116 क्वेश्चन इसी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इन बिहार प्लेज अ पाइवटल रोल इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो वो है आपका बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग बियाडा कहते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी ढांचागत और संस्थागत सहायता प्रदान करके निवेश आकर्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वो है आपका बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बियाडा। तो 116 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं 117 पे। वेयर द ऑफिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिश्नर हैज़ बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार सरकार द्वारा निवेश आयुक्त का कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार जो है एक निवेश आयुक्त, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर का पद बनाई है और ये इन्वेस्टमेंट कमिश्नर जो है मुंबई में स्थित है। तो 117 का सही ऑप्शन है बी, मुंबई। 117 का सही ऑप्शन है बी, मुंबई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी प्लेज द रोल ऑफ अ कंसल्टेंट टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन बिहार। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी बिहार में औद्योगिकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सलाहकार की भूमिका निभाती है? कहने का मतलब कि बिहार में कौन सी एजेंसी है जो सलाह देती है, कंसल्ट करती है, कंसल्टेंट का रोल अपनाती है। क्यों? इसलिए कि बिहार में औद्योगिकरण बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, बाहर से निवेश भी आए। तो एक सलाहकार के रूप में कौन सी एजेंसी है जो औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपीडिएट करती है? तो वो है उद्योग मित्र। वो है आपका 118 का सही ऑप्शन है उद्योग मित्र। इसकी एजेंसी है जो कि बिहार में है ना औद्योगिकरण का जो प्रक्रिया है उसको बहुत सुविधाजनक बनाती है और सलाहकार का भूमिका निभाती है। उद्योग मित्र प्लेज द रोल ऑफ कंसल्टेंट। इट फैसिलिटेट्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन बिहार। तो 118 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। बिहार मिनरल रूल 2019 हैज़ रिपील्ड विच रूल। बिहार खनिज नियम 2019 ने किस नियम को निरस्त किया है? तो वो एक है बिहार माइनर मिनरल कंसेशन रूल 1972 और बिहार मिनरल रूल्स 2003। 119 का ए और बी। बिहार खनिज नियम 2019 ने किस नियम को निरस्त किया है? तो बिहार लघु खनिज रियायत नियम 1972 और बिहार खनिज नियम 203। तो 119 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 120। टूरिस्ट बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बिहार को एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए बिहार को काफ़ी सर्किट में बांटा गया है। उसी पे क्वेश्चन नंबर 120 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ बिहार। बुद्धिस्ट सर्किट है, जैन सर्किट भी है बिहार में, रामायण सर्किट भी है, शिव शक्ति सर्किट भी है, सूफी सर्किट भी है, सिख सर्किट भी है, गांधी सर्किट भी है और इको सर्किट भी है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं? बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट, शिव शक्ति सर्किट, सूफी सर्किट, सिख सर्किट, गांधी सर्किट, इको सर्किट। कहने का मतलब है कि आप बिहार को 8 सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिवाइड कर सकते हैं। तो 120 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 120 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 120 का सही ऑप्शन है। अब हम लोग अगला 10 क्वेश्चन बायोलॉजी पे देखते हैं, लाइफ प्रोसेसेस पे देखते हैं। जैव प्रक्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेसेस। निम्नलिखित में से कौन जैव प्रक्रम जीवन प्रक्रिया में, जैव प्रक्रम यानी जीवन प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि आपका जीवन चलते रहे, रख रखाव, मेंटेनेंस, ऊर्जा, एनर्जी, सब कुछ आपके शरीर को मिलते रहे, चाहे आप सोए हुए हैं, जागे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो कौन सा प्रक्रिया है जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस में या जैव प्रक्रम में, जीवन प्रक्रिया में शामिल करते हैं? तो क्या न्यूट्रिशन है? हाँ, पोषण है, पोषण आपको ऊर्जा देती है। रेस्पिरेशन है, यस,
आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो श्वसन भी है, रेस्पिरेशन भी है। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है। और एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, मतलब जो आपका अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट प्रोडक्ट है, आपको शरीर से बाहर निकलना चाहिए, अदरवाइज शरीर में जहर फैल जाएगा। तो लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है और एक्सक्रीशन आता है। तो 121 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रियाओं में पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है, यानी 121 का सभी ऑप्शन सही ऑप्शन है, सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी ग्रीन प्लांट है, जो भी हरे पौधे हैं या बैक्टीरिया है जो कि खुद खाना बनाते हैं, खुद खाना कैसे बनाते हैं? बहुत सरल पदार्थ को लेते हैं, इनऑर्गेनिक सिंपल फूड को लेते हैं। दे आर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर इनऑर्गेनिक मटेरियल, दे आर सिंपल मटेरियल। So green plants take this inorganic material in the form of carbon dioxide and water and they prepare food. Option number B, animal and fungi break complex substances into simpler ones for the upkeep and growth of the body। हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या हैं? हम लोग कम्प्लेक्स फूड लेते हैं, चाहे विटामिन के रूप में ले या फैट के रूप में ले, खाना ले, अनाज ले, वेजिटेरियन फूड ले, नॉन वेजिटेरियन फूड ले, ये कम्प्लेक्स फूड है। हमारा बॉडी इसको छोटे छोटे प्रोडक्ट में, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ती है, वही तो डाइजेशन है, पाचन तंत्र उसी को तो कहते हैं। और ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस को टूट के ये सिंपल सब्सटेंस बनते हैं ताकि इसमें से एनर्जी जो निकले बॉडी उसको यूटिलाइज करे। बी भी सही है। सी, हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटलिस्ट कॉल एंजाइम्स। हम लोग हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं, कहने का मतलब दूसरे के बनाए हुए खाने पे हम लोग रहते हैं। वी डोंट प्रिपेयर आवर ओन फूड। तो हम लोग का जो खाना का जो पाचन होता है, वी हैव लॉट्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जो कम्प्लेक्स फूड को तोड़ते हैं सिंपल फूड्स में। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटलिस्ट कॉल एंजाइम्स। तो 122 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। हिंदी में जरा एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है? हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करती है। हरे पौधे जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनता है, क्या करते हैं? सरल पदार्थ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, जल को, और उसी से खाना बनाते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन देखो, जंतु, हम लोग जंतु हैं, अपने शरीर के रख रखाव के लिए हम लोग खाना खाते हैं पौधों के द्वारा बनाया हुआ, और वो कम्प्लेक्स फूड होता है, जटिल पदार्थ होता है। हमारे शरीर में पाचन तंत्र है जो इस जटिल पदार्थ को तोड़ता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है और उससे ऊर्जा निकालता है ताकि पूरे शरीर को ऊर्जा मिल सके। तो बी भी सही है, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन, विषमपोषी जीव एंजाइम नामक जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। हमारा पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब जो निकाला जाता है वो एक एंजाइम काम करती है बॉडी में। तो सी ऑप्शन भी सही है। 122 का सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 123, विच प्रोसेस फुलफिल्स द कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती है? मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरी पौधे होते हैं, ये लोग स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और इनको कार्बन और एनर्जी की जरूरत होती है। कार्बन की भी जरूरत होती है, एनर्जी ऊर्जा की भी जरूरत होती है। तो कौन सा प्रोसेस ये फुलफिल करता है? किस प्रोसेस के द्वारा ये लोग कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं? तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। सो 123 का सही ऑप्शन है ए।
ये देखिए, ये हरे प्लांट्स हैं, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए सनलाइट, इनको पानी चाहिए। कौन सा प्रोसेस पूरा करता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण ही प्लांट्स के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस? A process by which autotrophs takes in substances from the outside and convert them into stored forms of energy। ये देखिए, ये फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि बाहर से एनर्जी लिया जाता है ना, और एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी के रूप में। एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, एनर्जी है, H2O लेती है, ये सब इनऑर्गेनिक सिंपल फूड है, सिंपल सब्सटेंसेस है। किसके प्रेजेंस में? ऊर्जा के प्रेजेंस में, सन के एनर्जी के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और इसको स्टोर्ड फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। मीन्स दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यही मतलब है। सो क्वेश्चन नंबर 124 ए ऑप्शन, a process by which autotroph takes in substances from the outside and convert them into stored forms of energy। ये आपका सही है। The material that is taken by the autotrophs are in the form of carbon dioxide and water। अभी हम लोग देखें कि जो मटेरियल, कौन सा मटेरियल बाहर लेती है प्लांट, बाहर से कौन सा मटेरियल लेती है? एक तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल और सन के एनर्जी के प्रेजेंस में ये वाटर लेती है जड़ से, रूट से, और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है एटमॉस्फेयर से। सो बी ऑप्शन, मटेरियल दैट इज टेकन इन बाय द ऑटोट्रॉफ्स आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी सही है। सी देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। भाई C6H12O6 बनता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है। और किसके प्रेजेंस में बनता है? सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। ये आपके सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। इस डायग्राम को देखिए, ये आपका सनलाइट है, सूर्य की ऊर्जा है, ये क्लोरोफिल है, ये दोनों बाहर से लिया गया और कन्वर्ट किस में हो गया? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, शुगर। तो किसके प्रेजेंस में, किसके उपस्थिति में लिया गया? सन एनर्जी और क्लोरोफिल के। तो आपका सी ऑप्शन भी सही है, आपका सी ऑप्शन भी आपका सही है। सो क्वेश्चन नंबर 124 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। हिंदी में समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही है? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थों को लेते हैं और उन्हें ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित करते हैं। सही है कि ऊर्जा जब मौजूद रहती है, क्लोरोफिल जब मौजूद रहती है, एक तरफ ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा और दूसरी तरफ क्लोरोफिल, दोनों के मौजूदगी में ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, जड़ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं आपके वायुमंडल से, और फिर उसको जो है रासायनिक रूप में, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन देखते हैं, स्वपोषी द्वारा ग्रहण की जाने वाली सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में होती है। देख लिए, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इंपॉर्टेंट है कि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही लेते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। C6H12O6 याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी, यानी सभी विकल्प। सभी विकल्प, इसका सही ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। डी 124 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 125 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। ये जो कार्बोहाइड्रेट जो बना है प्रकाश संश्लेषण
के परिणाम के रूप में उसका उपयोग पौधे को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये सही है, 125 का ए सही है। 125 का बी देखते हैं। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। याद रखिएगा कि पौधे में जो है आपका ऊर्जा है ना, ऊर्जा इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट बनाने में। तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो कुछ कार्बोहाइड्रेट की तुरंत जरूरत पड़ती है और कुछ कार्बोहाइड्रेट को बाद में जरूरत पड़ती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं उसको किस रूप में संचित किया जाता है ताकि भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके? तो वो संचित किया जाता है स्टार्च के रूप में। वो संचित किया जाता है स्टार्च के रूप में, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स is a result of photosynthesis. Carbohydrates are used for providing energy to the plants. Some carbohydrates are used immediately, but some are kept for future use. तो फ्यूचर यूज के लिए जो कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है वो स्टार्च के रूप में होता है। भविष्य में जो आप कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स में, हरे पौधे में, वो स्टार्च के रूप में होता है। ये प्रक्रिया ह्यूमन बीइंग में भी, एनिमल में भी है। क्या आप कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाना से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कुछ तो आप तुरंत इस्तेमाल करते हैं, कुछ भविष्य के लिए छोड़ देते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी। तो भविष्य में जो कार्बोहाइड्रेट्स भविष्य के लिए छोड़ा जाता है उसका फॉर्म होता है ग्लाइकोजन, उसका फॉर्म होता है ग्लाइकोजन, और यही चीज प्लांट्स में होता है स्टार्च। तो 125 का ए, बी और सी सही ऑप्शन है। फिर से बोल रहे हैं, यदि समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 124 और 125 आपका इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 126, 125 का ही विस्तार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग? सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट is stored in our body in the form of glycogen. Yes, हम लोग जो एनर्जी खाना से लेते हैं कुछ भविष्य के लिए भी छोड़ देते हैं, और भविष्य के लिए जो छोड़ते हैं, फ्यूचर के लिए छोड़ते हैं, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन मानव के लिए सही है? हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से प्राप्त कुछ ऊर्जा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। 126 का सही ऑप्शन है ए। 126 का सही ऑप्शन है ए। चलिए 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटित होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि क्लोरोफिल रहेगी तभी लाइट एनर्जी ऑब्सॉर्ब होगा, है ना। आपका जो है क्लोरोफिल रहेगा तभी जो है आपका प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होगी। देखिए ये है आपका क्लोरोफिल, ये हरा प्लांट है, ग्रीन लीव्स है, और ये तभी ये क्लोरोफिल है यहाँ पे, और ये क्लोरोफिल है तभी आप ये लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व कर पा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 127 का ए ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सही है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण सही है। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। ये जो प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल के समय आप लेते हैं, ये किस में रूपांतरित हो जाता है? ये रूपांतरित हो जाता है केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस वही है कि ये फोटोसिंथेसिस यही है, ये केमिकल एनर्जी में है ना, केमिकल एनर्जी में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये जो क्लोरोफिल है, ये प्रकाश ऊर्जा को ली तो यही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और इसमें होता क्या है कि ये जो एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी है, प्रकाशीय ऊर्जा जो है, ये रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तभी जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तभी C6H12O6 का निर्माण होता है, उत्पादन के लिए होता है।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन भी आपका सही है। अब देखिए, द एनर्जी इज यूज्ड इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई जो जल है वो ऊर्जा, जल को तो तोड़ना है ना, ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, हम लोग प्रकाश संश्लेषण में आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल के अणु से आता है ना, H2O। आपका जो H2O है इसी से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन रिलीज होगा तो इसे तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए ना, तो वही लाइट एनर्जी देती है। तो आपका सी ऑप्शन भी सही है, वो आपका सी ऑप्शन भी सही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, मतलब उससे ऑक्सीजन कंपोनेंट निकल जाता है ना। ये आपका जो ग्लूकोज बनता है C6H12O6 जो बनता है कि नहीं, जो आप ये जो बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते हैं वायुमंडल से। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड जो आप कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं, तो इससे ऑक्सीजन हट गया ना, तभी ना सिर्फ कार्बन बचा। तो कार्बन का रिडक्शन हो गया ना जी, है कि नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हुआ कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड में आपका, चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। इसको देखिए, ये देखिए, आप क्या लिए? आप कार्बन डाइऑक्साइड लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन मुक्त हो गया एक यहाँ पे वाटर से, और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है रिड्यूस हो गया ग्लूकोज में ना, अपचयन हो गया ना, रिडक्शन हो गया ना। तो डी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी आपका सही है। तो चलिए वापस 127 क्वेश्चन पे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो 127 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 127 का सही ऑप्शन है आपका ए, बी, सी और डी। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। फिर भी बोल रहे हैं कि यदि किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो, आप अपना क्वेरी व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, व्हेन डज डेजर्ट प्लांट टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड? मरुस्थलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कब ग्रहण करते हैं? रात में, एट नाइट, एट नाइट, रात में। तो 128 का सही ऑप्शन है डी। 129, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स क्लोरोफिल? निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल होता है? तो भैया क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। तो 129 का है सी। 130, वेयर डज एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन प्लांट्स? ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। पौधों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? स्टेम, तने में होता है, यस होता है। रूट्स में होता है, जड़ में होता है, यस होता है। लीव्स में, पत्ते में होता है, होता है। सो 130 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 131, हम लोग बात करेंगे इस गार्ड सेल्स की। ये रक्षित कोशिकाएं हैं, ये है आपका स्टोमेटा, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये है स्टोमेटा। ठीक है, चलिए 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। रंध्रों के छिद्र का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं का कार्य। रक्षक कोशिकाएं ही रंध्र को, स्टोमेटा को खोलती है, बंद करती है, सही है। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटा पोर टू ओपन। यदि रंध्र में पानी यदि घुस जाती है तो फूल जाएगा, तो अपने आप जो है रंध्र खुल जाएगा, गार्ड सेल्स खुल जाएगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। और रंध्र जो है भर कब जाता है? पानी घसक गया, गार्ड सेल रक्षित कोशिकाएं सिकुड़ गए, तो छेद बंद हो गया। सो द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। निम्नलिखित में कौन सा सही है? रंध्रों के छिद्र का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं का एक कार्य है। जब जल उनमें जाता है तो गार्ड कोशिकाएं सूज जाती हैं, जिससे रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ये भी सही है। अगर गार्ड कोशिकाएं यानी रक्षित कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो रंध्रों के छिद्र बंद हो जाते हैं।
ये भी सही है। तो ए बी सी सही, सब सही है। तो 131 का है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। 131 का है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री पे एंटर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 जो है, ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। हिंदी में इसको कहते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये देखिए होता क्या है कि पानी में बहुत सारे सड़े गले चीज होते हैं, आपके लिविंग थिंग भी हैं, नॉन लिविंग थिंग भी हैं। तो इनका विखंडन जरूरी है। यदि इनको डिसइंटीग्रेट नहीं किया जाए तो ऐसे स्थिति में पानी में बदबू फैलेगा, जो कि हानिकारक भी है। तो बैक्टीरिया जो है ऐसे ऑर्गेनिक मैटर को, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ती है, विखंडित करती है, और इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो फिलहाल ये समझिए कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत होती है। उसी को हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो सीरियली समझिए। पहला है व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया को कुछ मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन से क्या करती है, इट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है, सड़े गले चीज है पानी में, उसको ब्रेक डाउन करती है। तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर। एक इकाई क्षेत्र में इसको नापा जाता है। ये ऑप्शन सही है। हिंदी में समझिए। कोई भी जल का नमूना ले लीजिए, गंगा नदी, पटना के सामने गंगा नदी, ठीक। इसमें कार्बनिक पदार्थ है, इसमें जो जैविक रूप है, मरे हुए जैविक रूप पदार्थ यदि विखंडित नहीं होंगे तो बदबू देगा। जैविक रूप को विखंडित करने के लिए किसी भी बैक्टीरिया, जीवाणु को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग कहते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ए ऑप्शन सही है। बी, इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर। ये पानी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का एक माप है। अब जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतने ही ज़्यादा आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। बी ऑप्शन भी सही है। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर बायोलॉजिकली। यस, इट इज अ मेजर, कितना ऑक्सीजन चाहिए ताकि इतना बड़ा ह्यूज ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ने के लिए। ये इस बात का मैप है कि इस बात का माप है कि जैविक रूप में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो 132 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। आई होप इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ गया होंगे। व्हाट इज द बीओडी ऑफ क्लीन वाटर। यदि जल स्वच्छ है तो उसका बीओडी क्या है। तो लेस देन 5 ppm, 5 ppm से कम। 133 का ए ऑप्शन। व्हाट इज द बीओडी ऑफ हाईली पोल्यूटेड वाटर। यदि जल बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है तो उसका बीओडी क्या होगा। तो हमेशा 17 ppm से ज़्यादा ही होता है। 17 ppm से ज़्यादा, 17 ppm से ज़्यादा, मोर देन 17 ppm, है ना। ये इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये कम ना करके इसको कर दीजिए ज़्यादा, 17 ppm से ज़्यादा, 17 ppm से ज़्यादा। हिंदी में 134 का बी ऑप्शन सही है और इंग्लिश में 134 का ए ऑप्शन सही है। ये करेक्शन जरा देख लीजिएगा, क्लरिकल मिस्टेक था। राइट बच्चों। तो व्हाट इज द बीओडी ऑफ हाईली पोल्यूटेड वाटर, मोर देन 17 ppm। इंग्लिश में अत्यधिक प्रदूषित जल का बीओडी क्या है, 17 ppm से ज़्यादा।
तो इसको अकॉर्डिंगली आप करेक्शन कर लीजिएगा। 135 विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल्स आर केमिकल पॉल्यूटेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी भारी धातुएं रासायनिक प्रदूषक हैं। तो पहले तो हम लोग देख लें कि भारी धातु है, कैडमियम भारी धातु है, यस कैडमियम इज ए हैवी मेटल। मरकरी हैवी मेटल है, ये है। निकल है, हाँ ये है। तो ये तीनों भारी धातु हैवी मेटल्स केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, रासायनिक प्रदूषक हैं। तो 135 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 135 का सही ऑप्शन है डी। 136 विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, माने ये जो भारी धातु हम लोग देखे इसमें कौन कौन से घुलनशील हैं, पानी में घुलनशील हैं। तो कैडमियम है तो ये सही है। मरकरी है। निकल है, यानी ये जल के भी प्रदूषक हैं। तो कैडमियम, पारा और निकल, मरकरी, ये सारे जो हैं घुलनशील हैं पानी में, जल में। तो 136 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 137 वाई कैडमियम, मर्क्यूरी एंड निकल आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, ये कैडमियम, मरकरी या पारा और निकल मनुष्य के लिए हानिकारक क्यों है भाई। ह्यूमन बॉडीज कैन नॉट एक्सक्रीट देम, मानव शरीर उन्हें उत्सर्जित नहीं कर सकता है, और एक समय के बाद यदि उत्सर्जित नहीं होगा तो ये जहर बना देगा शरीर में और मृत्यु हो सकती है। दीज मेटल डैमेज किडनीज एंड नर्वस सिस्टम, यस ये मेटल जो है गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, मेटल्स है पहुंचाएंगे ही। दीज मेटल्स डैमेज लीवर, ये धातुएं यकृत या लीवर को नुकसान पहुंचाती है, यस। तो 137 का सही ऑप्शन है डी। 137 का सही ऑप्शन है डी। 138 हम लोग बर्फ को पिघलाने के लिए जब बहुत ज़्यादा ठंड मौसम हो, जैसे आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, तो बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा नमक का इस्तेमाल करते हैं? 138 उसी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉ सॉल्ट यूज टू मेल्ट स्नो एंड आइस इन द कोल्डर क्लाइमेट्स, तो सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। 138 का सही ऑप्शन है ए और बी। ठंडे मौसम में बर्फ को पिघलाने के लिए कच्चे नमक का उपयोग निम्न में से कौन सा है? सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। 138 का ए और बी। 139 व्हाट आर द यूज ऑफ पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल के क्या प्रयोग हैं? पहले तो देखिए ये क्लोरीन कंपाउंड है ना, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ये क्लोरीन यौगिक है, क्लोरीन कंपाउंड है। इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है? क्लींजिंग सॉल्वेंट, सफाई विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, यस। डिटर्जेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, यस। फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है, यस। तो 139 का डी ऑप्शन, सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। 139 का ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। 139 का सही ऑप्शन है डी। 140 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक केमिकल पॉल्यूटेंट आर कार्सिनोजेनिक, निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक रासायनिक प्रदूषक कार्सिनोजेनिक है? कार्सिनोजेनिक का मतलब है जिसके कारण कैंसर हो। तो किसके कारण कैंसर होता है? तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल के कारण, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल के कारण। तो 140 का है सी ऑप्शन। 141 विच एलिमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एनहांसेस ग्रोथ, उर्वरक का कौन सा तत्व वृद्धि करता है? तो उर्वरक में जब नाइट्रोजन मौजूद होता है तो इसी के कारण आपका वृद्धि होता है। 141 का सही ऑप्शन है ए। 141 का सही ऑप्शन है ए। चलिए अब हम लोग जरा फिजिक्स देख लें, और फिजिक्स में जो टॉपिक है वो मोशन है, हिंदी में कहते हैं इसको गति। 142 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, यदि दूरी को हम लोग यूनिट टाइम में यदि मेजर करते हैं कि इस यूनिट टाइम में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, तो उसको हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक तो ये बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्पीड। व्हाट इज स्पीड?
स्पीड इज द रेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। 142 का सही ऑप्शन है ए और बी। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या है? किसी वस्तु की गति की दर का माप, और ये चाल का एक मापक है। तो 142 का सही ऑप्शन है ए और बी। वाई एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड? हम लोग औसत चाल की गणना क्यों करते हैं? औसत चाल की गणना या एवरेज स्पीड तभी कैलकुलेट किया जाता है जब एक समान गति ना हो, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी बढ़ता है। सो 143, वाई एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। औसत चाल की गणना क्यों की जाती है? क्योंकि वस्तु असमान गति में है। 143 का सही ऑप्शन है बी। 144, for which situation the average velocity in terms of the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time is calculated? किसी स्थिति के लिए एक निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के संदर्भ में औसत वेग की गणना की जाती है। या सिंपल तरीके से पूछा जाए तो औसत वेग कब निकाला जाता है? When is the average velocity taken? दो ही कंडीशन में, एक यदि वो वस्तु जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रहा हो, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है लेकिन स्पीड बदल रहा है ना। सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ कोई गति कर रहा है, परिवर्तनीय गति हो रही है, तभी हम लोग औसत वेग जो है हम लोग अंक गणितीय माध्य के संदर्भ में औसत वेग की गणना करते हैं। सो 144 का सही ऑप्शन है ए और बी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ वेरिएबल स्पीड, जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं। जब वस्तु एक सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रहा हो, सीधी रेखा में, और फिर बदलती हुई चाल या परिवर्तनीय गति से आगे बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ही हम लोग जो है औसत वेग की गणना करते हैं। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो 144 का सही ऑप्शन है ए और बी। 145, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line, the velocity remains constant with time. The change in velocity for any time interval is 0. वेलोसिटी क्या है? दिशा है ना। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में है ना, जब कोई बॉडी स्ट्रेट में लाइन में जा रही है तो इसकी दिशा तो डायरेक्शन तो चेंज करेगी नहीं, तो वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। या चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा। जब कोई वस्तु एक समान सरल रेखा में चल रही है तो वेग समय के साथ नियत रहेगी, यानी डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं, दिशा में बदलाव होगा नहीं, तो किसी भी समय अंतराल के लिए वेग में परिवर्तन शून्य है। तो 145 का सही ऑप्शन है ए और बी। 145 का सही ऑप्शन है ए और बी। 145 का सही ऑप्शन है ए और बी। मार्क कर लीजिए अपने नोट्स में, 145 का सही ऑप्शन है ए और बी। वही ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यदि कोई आपका वस्तु ऐसे 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 चल रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो चेंज इन वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज नॉट 0, इसका 0 तो होगा नहीं, चेंज होते रहेगा। एक सीधी रेखा में अनुदिश किसी वस्तु की असमान गति तो किसी भी समय अंतराल के लिए वेग में परिवर्तन जो है 1 है ना। नॉट 0 हो ही नहीं सकता, 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, सॉरी। तो 146 का सही ऑप्शन है आपका सी। 147, व्हाट इज द मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड? प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के माप को क्या कहते हैं? वेरी इजी, एक्सीलरेशन, त्वरण। 147 का है डी। 148, which of the following is correct? The velocity is taken to be positive when it is in the direction of velocity. जब एक्सेलरेशन तभी पॉजिटिव होता है जब वो
वेलोसिटी के दिशा में है ना। और यदि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। तो 148 का ए आंसर सही है, 148 का डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? त्वरण का सकारात्मक माना जाता है जब यह वेग की दिशा में होता है। त्वरण और वेग एक ही दिशा में है तो सकारात्मक है, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। और यदि उल्टे दिशा में है तो ये नकारात्मक होगा। तो सही ऑप्शन होगा 148 का ए और डी। सही ऑप्शन होगा ए और डी। 148 का सही ऑप्शन ए और डी। 148 का सही ऑप्शन होगा ए और डी। 149 acceleration of the object is said to be uniform when the velocity decreases by equal amounts in equal intervals of time. The object travels in a straight line, the velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होता है? एक तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना है और वेलोसिटी इक्वल अमाउंट 5-5 मिनट पे बढ़ता है या 5-5 मिनट पे घटता है। तो दोनों ही कंडीशन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। तो 149 का सही ऑप्शन है ए, बी और सी। वस्तु के त्वरण को एक समान कब कहा जाता है? जब वस्तु एक सीधी रेखा में यात्रा करती है, समान समय अंतराल में समान मात्रा में वेग बढ़ता है और समान समय अंतराल में वेग समान मात्रा में कम हो जाता है। ये दोनों ही समान हो और सीधी रेखा में हो तो वस्तु के त्वरण को एक समान कहा जाता है, एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो 149 का सही ऑप्शन है आपका डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। 150 द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यदि छत से कोई पत्थर गिर रहा हो तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु की गति किसका उदाहरण है? समान रूप से त्वरित गति। 150 का सी। 151 इफ अ कार ट्रैवलिंग और अ स्ट्रेट लाइन, ये कार स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और कभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड बढ़ रहा है 5 मिनट में, तो अगले 5 मिनट में 15 किलोमीटर के स्पीड से बढ़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यदि एक सीधी सड़क के साथ यात्रा करने वाली एक कार जो है सीधी सड़क में चल रही है और 5 मिनट में हम लोग देख रहे हैं कभी इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ रहा है तो कभी 15 किलोमीटर के हिसाब से कार बढ़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग कहते हैं असमान त्वरण। ऐसे स्थिति में हम लोग कहते हैं असमान त्वरण। तो 151 का सही ऑप्शन है डी। 151 का सही ऑप्शन है डी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, असमान त्वरण। क्वेश्चन नंबर 152 व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिहार सैंड माइनिंग पॉलिसी 2019? To ensure sand mining is done in an environmentally sustainable manner, yes. To ensure availability of adequate amount of quality sand for construction at a reasonable price, yes. To increase the number of settlers to ensure generation of employment, सही है। तो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड रीजनेबल प्राइस, ये नए सैंड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। क्या है? एनवायरमेंटल सस्टेनेबल, prices to the customers at reasonable price, and secondly this sand mining policy should ensure employment। तो ए, बी और सी सही है, यानी 152 का सही ऑप्शन है डी। बिहार रेत खनन नीति 2019 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ये सुनिश्चित करने के लिए कि रेत खनन पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से किया जा रहा है। ये सही है कि पर्यावरण की दृष्टि से सही है, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है निर्माण के लिए उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाली रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी जो लोग इसके उपभोक्ता हैं, जो लोग सैंड चाहिए, रेत चाहिए, उनको सही मात्रा में, सही रेट पे, सही मूल्य पे, उचित मात्रा सभी समय मिले, ये भी इसका उद्देश्य है। और तीसरा कि इस रेत नीति के द्वारा रोजगार का सृजन करना, पर्यावरण, रोजगार और सही गुणवत्ता वाला मूल्य, ये तीन
जो हैं उद्देश्य हैं बिहार सैंड माइनिंग पॉलिसी 2019 का, बिहार रेत खनन नीति 2019 का। तो बच्चों इसी के साथ हमारा टेस्ट 4 क्वेश्चन नंबर 152 तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। कल आपको सप्लीमेंट्री लिस्ट दिया जाएगा, कल सप्लीमेंट्री लिस्ट दिया जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट 5 करें। तब तक पढ़ते रहिए और इस मोटो से कि अब की बार 140 के पार। थैंक यू।